वो चुपके से पड़ोसी की खिड़की तक पहुंच गया, सिर्फ सारा का सोता हुआ चेहरा देखने के लिए। पर किस्मत देखिए, सारा की आंख खुल गई, पर उसने शोर नहीं मचाया। उसने बस अपने सोते हुए पति की तरफ देखा और फिर पलटकर डेविड की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और बेबसी थी। डेविड उसे एकटक देख ही रहा था कि तभी पीछे से उसके पिताजी आ गए। उन्होंने मारने के लिए कई लकड़ियां देखी और फिर एक मजबूत डंडा चुन लिया। उन्होंने आते ही उसकी क्लास लगा दी। डेविड वहां से दुम दबाकर भागा, पिता के डर से नहीं, बल्कि उसे डर था कि कहीं सारा का पति स्टीफन न जाग जाए। पर कहते हैं न कि लोहा गर्म हो तभी वार करना चाहिए। पिता से पीछा छुड़ाकर उसने देखा कि सारा नदी पर पानी भरने जा रही है। उसे मौका मिल गया और वो घोड़े समेत नदी में कूद गया। थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद उसने अपने दिल की बात कह दी, पर सारा भी कम नहीं थी। उसने कहा, मुझसे मिलने से पहले मेरे पति का सामना करना होगा। डेविड ने ऊपर से तो कह दिया कि वो नहीं डरता, पर सच तो ये है कि उसका दिल कांप रहा था। ये कोई मनाही नहीं थी, बल्कि एक सीधा इशारा था। पर अभी सही वक्त नहीं था, इसलिए उसने स्टीफन के वापस ड्यूटी पर जाने का इंतजार किया। फिर सारा के साथ घास काटने और एक तेज बारिश होने का इंतजार किया, जिसमें सब भीग जाए। फिर वो सारा को लेकर घास के ढेर के पीछे छिप गया। बारिश की आवाज और उस छोटी सी जगह में दोनों की धड़कनें तेज होने लगी। डेविड ने आगे बढ़कर उसे छूना चाहा, पर सारा ने उसे धक्का दे दिया और चिल्लाते हुए पिताजी के पास भाग गई। वो अच्छे से जानती थी कि अगर उसने अपनी हद पार की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पर रात को खाने के समय सारा ने देखा कि डेविड बहुत उदास है। उसे डर लगने लगा कि कहीं वो हार न मान ले। उसे डर था कि उसे फिर से स्टीफन की गालियां और मार सहनी पड़ेगी। उसे लगा कि बड़ी मुश्किल से जो खुशियां मिली है वो कहीं हाथ से न निकल जाए। आधी रात तक तड़पने के बाद उसने एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। हिम्मत जुटाकर वो फिर से उसी घास के ढेर की तरफ चल दी। पर उसे अंदाजा नहीं था कि ये सुख बस कुछ ही पल का मेहमान था। सुबह होने से पहले ही एक चरवाहे ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पूरे गांव में हंगामा मच गया। डेविड के पिता को जब ये पता चला तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। घर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले डेविड को नहीं बल्कि सारा को ढूंढा। उन्होंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। आंगन से लेकर कमरे तक वो उसे कोसते रहे। अब सारा के बर्दाश्त के बाहर था। चुपचाप बैठो और कोई नाटक मत करो। ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। बस एक जगह बैठ जाओ और मुंह बंद रखो। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। शांति से बैठ जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। अपनी हद में रहना सीखो। बस बहुत हुआ, अब एक शब्द भी मत बोलना। चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहो। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। चुपचाप यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। बैठ जाओ और जरा भी हिलना मत। अपनी ये चालें कहीं और दिखाना। बस करो सारा, चुपचाप बैठो। पिताजी गुस्से में आग बबूला थे। उन्होंने घर जाकर डेविड की जमकर धुनाई की। उन्होंने तय किया कि कल ही रिश्ता पक्का करेंगे ताकि डेविड की शादी करा सके। फिर देखते हैं कि ये सारा कैसे अकड़ दिखाती है। पर इससे भी डरावनी बात यह थी कि फौज में बैठे उसके जालिम पति स्टीफन को सारा की बेवफाई की खबर मिल चुकी थी। वो तेजी से घर की तरफ निकल पड़ा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आर्यन और मैं आपके लिए लाता हूँ दुनिया भर की बेहतरीन कहानियां। आज की ये फिल्म एक मशहूर रूसी कहानी पर आधारित है जिसे लिखने में लेखक को 14 साल लग गए। ये दुनिया भर में मशहूर एक सुपरहिट कहानी है। इसकी कहानी वाकई हिला देने वाली है। अगले दिन पिताजी जबरदस्ती डेविड को लड़की दिखाने ले गए। डेविड का मुंह उतरा हुआ था पर बिचौलिया बहुत खुश थी क्योंकि उसका काम बन रहा था। घर पहुंचते ही पिताजी ने सीधे मुद्दे की बात की। मेरे लड़के में हुनर है और आपकी बेटी सुंदर है, तो क्यों इनका रिश्ता पक्का कर दे। पर एनी के पिता ने डेविड और सारा के चक्कर के बारे में सुन रखा था, इसलिए वो इसके लिए तैयार नहीं थे। तभी बिचौलिया बीच में आई और बोली, पुराने रिवाज के हिसाब से चलते हैं। एनी को बाहर बुलाते हैं। अगर उसे डेविड पसंद है तो हमें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। एनी के पिता कुछ कहना चाहते थे पर उसकी मां मान गई। फिर एनी को बाहर बुलाया गया। एनी बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि डेविड उसे देखते ही रह गया। उसकी बस एक नजर ने एनी का दिल जीत लिया। उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। पिताजी तजुर्बेकार थे। उन्हें एक नजर में समझ आ गया कि डेविड भरोसे के लायक नहीं है। पर उनकी लाडली बेटी नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली कि वो शादी करेगी तो सिर्फ डेविड से, वरना वो कभी शादी नहीं करेगी। यहाँ तक कि उसकी माँ भी एनी के साथ थी। अब पिताजी क्या करते? क्या तुम्हें वाकई ऐसी जिद्दी लड़की चाहिए? पिताजी साइलेंस। यहाँ शादी की तैयारियां शुरू हो गई पर डेविड अभी भी सारा के पीछे पागल था। शादी के दबाव में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे बस इतना पता था कि वो सारा से प्यार करता है और उसी को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। ये सच जानकर सारा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने पति और सब कुछ छोड़कर डेविड के साथ भागने को तैयार थी। पर डेविड चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। उसे फौज में जाना था और वो अपनी जमीन छोड़कर नहीं जा सकता था। सारा बस फीकी सी मुस्कान दे सकी। उसे लगा कि इन मर्दों के लिए जमीन हमेशा औरतों से ज्यादा जरूरी होती है। उसने उसे कसकर गले लगा लिया जैसे वो अपना सारा दर्द भुला देना चाहती हो। पर जैसे ही डेविड वहां से गया, स्टीफन वापस आ गया। सारा डर के मारे कांप रही थी क्योंकि स्टीफन को सब पता चल चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने न तो भागने की कोशिश की और नहीं कोई सफाई दी। उसे पता था कि इस घर में कुछ भी कहना बेकार है। हैरानी की बात यह थी कि स्टीफन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी बेल्ट खोली और आराम से बिस्तर पर लेट गया। उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है, खाना लाओ। वो ऊपर से शांत दिख रहा था पर सारा जानती थी कि ये रहम नहीं बल्कि आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। वो चाहता था कि पहले पेट भर ले ताकि पीटने के लिए उसमें पूरी ताकत आ जाए। एक जोरदार थप्पड़, सारा का सिर चकरा गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। वो बस अपनी जान बचाना चाहती थी और बाहर की तरफ भागी। पर उसे भागते देख स्टीफन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सारा के बाल पकड़े और उसे जमीन पर घसीटते हुए ले गया। उसने उसका चेहरा राख में रगड़ दिया। उसकी चीखें पूरे आंगन में गूंज रही थी। सारा का दर्द डेविड से देखा नहीं गया। वो 3 मीटर ऊंची दीवार फादकर अंदर कूद गया। उसने लात मारकर दरवाजा खोला और एक लकड़ी उठाकर स्टीफन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। तभी डेविड का भाई भी उसकी मदद के लिए आ पहुंचा। स्टीफन अकेला ही उन दोनों से लड़ रहा था। माहौल बहुत खराब हो गया था। तभी घर के बाकी लोग आए और उन्होंने बीच बचाव किया। सारा कोने में बैठी बुरी तरह रो रही थी पर किसी को उस पर दया नहीं आई। डेविड ने पूरी रात इसके बारे में सोचा और सारा को सूरजमुखी के खेत में मिलने बुलाया। उसे जख्मों से भरा देख डेविड का दिल भराया पर अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। उसे सारा से रिश्ता तोड़ना ही था। सारा उसे बस देखती रही और मन ही मन हंसने लगी। उसे पता था कि यही होगा। सारा ने अपना
दुपट्टा उठाया और उसे डेविड के मुंह पर दे मारा। उसने उसे बहुत बुरा भला कहा। डेविड उसे जाते हुए देखता रहा। उसे बुरा तो लग रहा था पर साथ ही उसे सुकून भी था। उसने सोचा मुझे माफ कर देना पर मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। फिर डेविड एनी के पास गया ताकि उनके बीच नजदीकियां बढ़ सके। एनी अपनी सहेलियों के साथ बैठी उसे घूर रही थी। वे सब एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। डेविड को वहाँ बहुत अजीब लग रहा था। आखिरकार उसने भी हार मान ली। एनी कुछ नहीं बोली। जब डेविड वहाँ से जाने लगा तब एनी दौड़कर उसके पास आई और उसे अपने हाथ से बना हुआ एक तोहफा दिया। डेविड उसे चूमना चाहता था पर एनी ने शर्म के मारे उसे पीछे हटा दिया। उसे डर था कि कहीं उसकी सहेलियां न देख ले। डेविड ने कहा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है पर उसने फिर भी मना कर दिया। पर फिर उसने मना नहीं किया। उसे किस ने एनी का दिल पूरी तरह जीत लिया। उसे लगा कि ये उसकी खुशियों की शुरुआत है पर वो नहीं जानती थी कि डेविड को उसकी सादगी बोरिंग लगती थी और किसी को बोरिंग समझना नफरत करने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। शादी के बाद डेविड ने उसे प्यार करने की कोशिश की पर एनी बहुत भोली थी। उसे नहीं पता था कि किसी मर्द का दिल कैसे जीता जाता है। डेविड को एक सीधी साधी पत्नी नहीं बल्कि एक बोल्ड औरत चाहिए थी। एनी वैसी नहीं थी। वो बहुत शांत रहती थी। परेशान होकर डेविड वहाँ से चला गया। एनी बिस्तर पर लेटी सोच रही थी कि सारा शायद ऐसी नहीं होगी और सच तो यही था कि सारा ही वो आग थी। वक्त गुजरता गया और एनी ने देखा कि उसके ससुर उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो मां नहीं बन पा रही थी। डेविड की आंखों में उसके लिए नफरत भी नहीं थी। वो बस उसे अनदेखा करता था। जब भी सारा वहां से गुजरती डेविड की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती थी। एनी ने उसका दिल जीतने की बहुत कोशिश की पर अब बहुत देर हो चुकी थी। डेविड के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। एनी ने कहा मुझसे नाराज मत हो, बस हम साथ रहें इतना ही काफी है। साइलेंस। उसे अब समझ आया कि किसी का अनदेखा करना नफरत से भी बुरा होता है। पर जहाँ एक औरत की जिंदगी नर्क बनी हुई थी वही दूसरी के लिए खुशियों के दरवाजे खुल रहे थे। डेविड सारा से बात नहीं करना चाहता था पर सारा ने उसे आवाज दी। डेविड ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा मौसम बदल रहा है, अब परिंदों को उड़ जाना चाहिए। उसने सीधे नहीं कहा पर सारा उसका इशारा समझ गई। वो इतने समय से इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे पर वो नहीं जानती थी कि उसकी इस खुशी की कीमत किसी और को अपनी जान देकर चुकानी होगी। डेविड जब घर पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। घर पहुंचते ही पिताजी ने उसे बहुत डांटा और कहा अगर तुमने एनी को छोड़ा तो इस घर से निकल जाना। डेविड को एनी पर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि एनी ने ही शिकायत की है। एनी का दिल टूट चुका था पर फिर भी वो उसे रोकने की कोशिश करती रही पर डेविड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर से निकलने के बाद डेविड अपने दोस्त के घर चला गया। उसने अब अपना मन बना लिया था। उसने अपने दोस्त से कहा कि वो सारा को कल पुरानी जगह पर मिलने के लिए बुला ले। उसका दोस्त मान गया और मजाक में गाने लगा। डेविड भी उसके साथ गाने लगा पर वो अंदर से बहुत परेशान था। वो उस औरत के बारे में सोच रहा था जो उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी। अगली सुबह दोनों मिले। भागने के लिए उन्हें एक पक्की प्लानिंग करनी थी। वे दोनों घास के ढेर के पीछे बैठकर आगे की बातें करने लगे। दूसरी तरफ एनी अपना सामान बांधकर अपने मायके चली गई। उसके पिता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उससे पूछा कि क्या डेविड ने उसे मारा है। एनी रोते हुए बोली अब सब खत्म हो गया है पिताजी, डेविड को मेरी जरूरत नहीं है, वो चला गया है। पिताजी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और डेविड को भला बुरा कहना चाहा। उसने कड़वी बातें अपने अंदर ही दबा ली। उसे पता था कि अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। वो इंसान जा चुका था। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बार बार कहने लगा मैं तुझे पालूंगा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। ग्रेग को पता था कि सिर्फ इरादों से पेट नहीं भरता, गुजारे के लिए रोटी भी चाहिए। वो काम की तलाश में शहर की सबसे बड़ी हवेली पहुंच गई। वो बचपन से ही घोड़ों के बीच पली बढ़ी थी इसलिए अस्तबल में काम मिलना उसके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन एक बेसहारा एनी के लिए काम ढूंढना फिर भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। पर जब हवेली के मालिक ने उसकी कहानी सुनी तो उसने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, रईसों की दुनिया में तो इससे भी बड़े ड्रामे होते हैं। इतना कहकर उसने एनी को रसोईया का काम दे दिया। ये खबर मिलते ही एनी का दिल खुशी से झूम उठा। स्टीफन को बड़ा अजीब लगा कि जो हमेशा उदास रहती थी आज अचानक बदली बदली सी क्यों लग रही है। एनी ने बहाना बनाया कि मुर्गी ने 2 अंडे दिए हैं। स्टीफन उसकी बात मान गया और ताश खेलने चला गया। जैसे ही घोड़ों के टापों की आवाज दूर हुई एनी ने तुरंत अपना सामान निकाला और कपड़े समेटने लगी। तभी उसके पेट में तेज दर्द उठा। ये बच्चे की लात नहीं थी। बच्चा बाहर आने की जिद कर रहा था। उसने दांत भींचकर दर्द सहा और जैसे तैसे ग्रेग के पास पहुंची। दर्द फिर से बढ़ गया। वो कराहते हुए झुक गई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ग्रेग उसके पेट को घूरने लगा। लीली फिक्र मत करो, मैं और स्टीफन इतने सालों साथ रहे, कुछ नहीं हुआ, ये सब तुम्हारी वजह से है। ग्रेग काफी देर तक सोचता रहा और फिर बोला चाहे ये मेरा न भी हो तो भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने एनी को सहारा नहीं दिया और आगे बढ़ गया। तब से दोनों उसी हवेली में रहने लगे। दिन भर दोनों अपने काम में व्यस्त रहते और रात को साथ बिताते। एनी को लगा कि बुरे दिन कट गए पर उसे क्या पता था कि जिसे वो नई शुरुआत समझ रही थी वो असल में उल्टी गिनती थी। जहाँ ग्रेग हवेली में आजाद घूम रहा था वही एना अपने मायके में वफादारी निभा रही थी। तभी उसका एक पुराना दोस्त खिड़की से अंदर आया और बोला यूं अकेले वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो, चलो साथ में मजा करते हैं। एना ने उसे मना किया पर जब वो नहीं माना तो उसने तसला उठाकर उसे दे मारा। अगर अगली बार ऐसा किया तो तुझे साइबेरिया भेज दूंगी, वहाँ जिंदगी भर आलू खोदते रहना। इस घटना के बाद एना और भी बेचैन हो गई और उसने ग्रेग को खत लिखा। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, बस ये डर था कि कहीं ग्रेग को ये न लगे कि वो उसका इंतजार नहीं कर रही। खत तो भेज दिया गया पर वो नहीं जानती थी कि वो जितनी मिन्नतें करेगी वो उतना ही उससे चिढ़ेगा। खैर खत का जवाब तो नहीं आया पर मोहल्ले की चुगलखोर औरतें जरूर आ गई। सब जानते थे कि उसके साथ क्या बीत रही है, फिर भी सब उसे ताने देने लगी। गांव की वो लड़की किसी के साथ भाग गई, पक्का उसकी पत्नी उसका ख्याल नहीं रखती होगी। दूसरी औरत बोली मैं तो वैसी नहीं हूँ, देखो मैं माँ बनने वाली हूँ और कितनी खुश हूँ। उनकी हर एक बात
एना के दिल को छलनी कर रही थी। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई और बहाना बनाकर वहां से चली गई। उसे लगा वो उस नर्क से बाहर आ गई है, पर नर्क के दरवाजे कभी बाहर से बंद नहीं होते। एना आखिर पूरी तरह टूट गई और उस जगह से भाग निकली। तभी उसे रास्ते में अपने पति का खत मिला। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, पर खत खोलते ही उसमें सिर्फ एक रूखी सी बात लिखी थी, अब तुम अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारो। उस पल एना एक जिंदा लाश बन गई। वो भटकती रही और बहुत देर बाद घर पहुंची। उसने वो मफलर जो ग्रेग के लिए बनाया था अपने दादाजी को दे दिया। फिर बेसुध होकर गोदाम में गई और एक दरांती उठाकर उसकी धार चेक करने लगी। फिर वो बर्फ में गिर पड़ी। अब उसे और इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, न ग्रेग के वापस आने की, न इन तानों के रुकने की। उसका मन अब हार मान चुका था, पर जो होना है उसे कौन रोक सकता है। एनी का पेट दिन ब दिन बढ़ता गया। जिस दिन बच्चा होने वाला था वो खेत में गेहूं काट रही थी। अचानक दर्द की तेज लहर उठी और वो जमीन पर गिर पड़ी। ग्रेग दौड़ता हुआ आया और उसे बग्घी में लिटाया। वो तेजी से भागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रास्ते में ही एक नन्ही बच्ची ने जन्म लिया। न कोई दाई थी न कैंची। ग्रेग ने खुद अपने दांतों से उसकी नाल काटी, पर अभी बच्ची 1 महीने की भी नहीं हुई थी कि ग्रेग को सेना में जाना पड़ा। उसका पिता सारा सामान लेकर आया। एनी ने पास जाकर बात करनी चाहिए, पर उसके पिता ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो वहाँ विदा करने नहीं बल्कि अपने बेटे को घर वापस ले जाने आया था। वो इस झगड़े को और नहीं बढ़ाना चाहता था। उसने एक नजर बच्ची पर डाली और जब पता चला कि वो लड़की है तो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जिस दिन ग्रेग जा रहा था एनी ने अपनी बच्ची को सीने से लगा रखा था। वो रोई नहीं क्योंकि उसे डर था कि कहीं ग्रेग कमजोर न पड़ जाए। ग्रेग ने पीछे मुड़कर देखा पर कुछ नहीं कहा और चुपचाप चला गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके जाने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। दूसरी तरफ एना अपना सामान लेकर घर लौट आई। अब वो रोती चिल्लाती नहीं थी बल्कि चुपचाप घर की जिम्मेदारी निभाने लगी। वो खेती बाड़ी के कामों में भी सबसे आगे रहती। उसे लगा कि अगर वो घर संभाल लेगी तो एक दिन उसका पति वापस आ जाएगा, पर वो गलत थी। ग्रेग के दिल में अब इस घर के लिए कोई जगह नहीं थी। वो बस एक खाली मकान की रखवाली कर रही थी। एना अपने पति की राह देख रही थी और एनी अपनी बच्ची के बड़े होने की। दोनों ही ग्रेग के सलामत लौटने की दुआ कर रही थी, पर ये आदमी कभी किसी के लिए नहीं रुकता था। वो जंग के मैदान में पहुंच गया। धमाकों के बीच उसे एनी और अपनी बेटी की याद आई। उसे वो पल याद आया जब उसने नाल काटी थी, पर उसने एना के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ग्रेग ने पहली बार दुश्मन को एक खाई में मारा। जब वो गिरा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका दूसरा शिकार उससे भी छोटा एक अकेला सिपाही था। दोनों की नजरें मिली और ग्रेग ने उस पर वार कर दिया। उसे तुरंत पछतावा हुआ। वो उससे नफरत नहीं करता था। वे दोनों तो बस अलग वर्दी पहने हुए किसान ही थे। पर जंग का मैदान ऐसा ही होता है। अगर तुम दुश्मन को नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देगा। दुश्मन की फौज और बढ़ गई और सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। ग्रेग बस सुरक्षित निकलने ही वाला था कि तभी घोड़े के हिननाने की आवाज आई। स्टीफन का घोड़ा गिर गया था और वह उसके नीचे दब गया था। ग्रेग ने हिम्मत जुटाई और उसे बचाने के लिए पीछे मुड़ा। उसने स्टीफन को सहारा दिया। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि एक गोली स्टीफन को लग गई। वो मरा नहीं, पर उसके पैर में चोट लग गई। ग्रेग ने बिना कुछ सोचे अपना घोड़ा स्टीफन को दे दिया और खुद पैदल भागते हुए उसे वहां से सुरक्षित निकाल लाया। स्टीफन के मन में उथल पुथल मच गई। वो नफरत करना चाहता था, पर इस इंसान ने उसकी जान बचाई थी। वो शुक्रिया कहना चाहता था, पर एनी का ख्याल आते ही उसका खून खौलने लगता। आखिर उसने कहा। उसके बाद दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। एक तरफ जान बचाने का एहसान था तो दूसरी तरफ अपनी पत्नी को खोने का गम। कहने को तो हिसाब बराबर था, पर दोनों जानते थे कि ये जख्म कभी नहीं भरेगा। अभी उनकी दुश्मनी थोड़ी कम ही हुई थी कि उधर हवेली में एनी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो इतनी परेशान थी कि उसने जो नाश्ता बनाया वो इतना खराब था कि कोई उसे छूना भी न चाहे। हवेली के मालिक ने कई बार उसे टोका और आखिर में कह दिया, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो यहाँ से निकल जाना। तब एनी ने उसे सच बताया कि उसकी बेटी का गला बहुत सूज गया है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर आया और बच्ची की जांच की। एनी बहुत घबराई हुई थी, पर डॉक्टर ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। वो सीधे मालिक के पास गया और बताया कि बच्ची को खतरनाक बुखार है। मालिक घबरा गया और रातों रात बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। एनी पूरी रात वही बैठी रही। जब वो बाहर आई तो उसे दीवार के पास एना खड़ी दिखी। 2 औरतें, एक मरते हुए बच्चे को देख रही थी और दूसरी अपने मरते हुए अरमानों को। एना ने कहा, तुमने ही उसे बहकाया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे पति को मुझे वापस लौटा दो। एनी ये सुनकर हंसने लगी। मैं उसे वापस दे दूंगी, वो मेरा है। मेरा बच्चा भी उसी का है, वो मेरा है, समझी तुम? मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। तुमने तो अपने पति को खुद ही छोड़ दिया था। इस दुनिया में उसके सिवा मेरा और कोई नहीं है। वो सिर्फ मेरा है। तुम्हें क्या लगता है उसे तुम्हारी जरूरत है? क्या तुम्हें लगता है वो वापस आएगा? तुम बस गलतफहमी में जी रही हो। वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। साइलेंस। वो अब जा चुका है हमेशा के लिए। वो कभी वापस नहीं आएगा, समझी तुम? साइलेंस, साइलेंस। वो छोड़ चुका है तुम्हें। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। एनी ने एना की तरफ देखा। उसके मन में एना के लिए हमदर्दी पैदा हुई। अब उसे नफरत नहीं हो रही थी क्योंकि ये औरत उसकी दुश्मन नहीं बल्कि उसकी तरह ही एक सताई हुई इंसान थी। तभी अस्पताल के कमरे से एक चीख सुनाई दी। एनी पागलों की तरह अंदर भागी और पीछे एना को अकेला छोड़ दिया। उसे बच्चे के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, पर उसका अपना दिल टूट गया। वो जमीन पर गिर पड़ी। एक का बच्चा चला गया था तो दूसरी कभी मां ही नहीं बन पाई। एक ही आदमी ने उन दोनों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी थी, पर उन्हें नहीं पता था कि उधर ग्रेग के साथ हादसा हो गया है। जंग के दौरान एक बम ठीक उसके पैरों के पास फटा। बम का एक टुकड़ा उसके सिर में जा लगा और वो वही गिर पड़ा। इधर हवेली का छोटा मालिक काफी समय से एनी पर नजर रखे हुए था। जब तक ग्रेग था वो कुछ नहीं कर पाया, पर अब ग्रेग सरहद पर था और उसके लौटने की उम्मीद कम थी। एनी भी अपनी बच्ची को खोकर टूट चुकी थी और यही सही मौका था। एनी जानती थी कि वो आदमी बुरा है, पर वो अपनी मीठी बातों से उसे बहलाने लगा। जब तक एनी कुछ समझ पाती बहुत देर हो चुकी थी। तभी ग्रेग की बहन एक खत लेकर भागती हुई घर आई। सारा परिवार उसे घेर कर खड़ा हो गया और सबकी नजरें उस कागज के टुकड़े पर टिकी थी। ठीक है, अब सब ठीक है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त समीर। मैं आपके लिए ऐसी कहानियां लाता हूँ जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तीसरा भाग यही खत्म होता है। क्या ग्रेग जिंदा बचेगा? क्या एनी अपनी पुरानी जिंदगी में लौट पाएगी? और एना